हृदय शरीर का ऐसा भाग जिसके थम जाने से जीवन खत्म हो जाती है। आए दिन हृदय रोग बढ़ता जा रहा है और हमारे साथ हैं आशीष कुमार जी, जो कि डॉक्टर हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप हार्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। सर, यंग जनरेशन में आज के समय में हार्ट के जो प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी, आपने सही कहा नेहा जी। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और हृदय रोग की समस्या भारत में अत्यंत गंभीर होती जा रही है। इसका कारण है कि सबसे पहली बात तो अगर हम विदेशों के यूएस या फिर यूरोपियन कंट्री से अगर तुलना करें तो यहाँ लगभग एक दशक पहले हार्ट अटैक की समस्या होती है, जो कि काफ़ी गंभीर है। बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि जो 7 रिस्क फैक्टर्स हम लोग क्लासिकल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, शुगर का, डायबिटीज़ है अगर आपको और वो कंट्रोल नहीं है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आपके खान पान का तरीका ठीक नहीं है, अगर उसमें फैटी फूड्स ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड्स जो है अगर आप जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं रेगुलरली, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके शरीर में बहुत ज़्यादा है, तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको कि हर युवा को, और वो बचपन से ही शुरू हो जाना चाहिए। कुछ और चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं आज के समाज में कि मोबाइल गेम्स का प्रचलन बच्चों में काफ़ी बढ़ गया है, आउटडोर गेम्स का प्रचलन काफ़ी कम हो गया है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको कंट्रोल करना चाहिए। जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर या शुगर या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो उसका एक समुचित इलाज किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा होना चाहिए। जी बिल्कुल। आज के टाइम में देखा जाए तो हार्ट अटैक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोई मॉर्निंग वॉक करते हुए हार्ट अटैक आ जाता है, जबकि कहीं पर भी लोग रहते हैं अचानक से हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो इसके लक्षण बताएं डॉक्टर साहब, के लक्षण क्या है इसके? कुछ केसेस में, अधिकतर केसेस में वार्निंग सिम्टम्स कुछ दिनों पहले से मिलता है। अगर पहली बात तो अगर आप में ये रिस्क फैक्टर्स जो मैंने अभी बताया हुआ है, तो उसका एक प्रॉपर इलाज होना चाहिए जो कि हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आप मान लीजिए आप चलते हैं और आपको चलने में सीने में दर्द हो रहा है या सीना भारी हो जा रहा है, ये टिपिकल पेन नहीं होता है, ये भारीपन होता है जो कि किसी हाथ में रेडिएट कर रहा है या दोनों कंधे में रेडिएट कर रहा है, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप चलते हैं और आपको अचानक 2-3 महीना पहले तक आप 3-4 फ्लोर चढ़ते थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही, और अभी अगर 2 फ्लोर चढ़ने में ही सांस की तकलीफ हो जा रही है, सीना भारी हो जा रहा है या कभी गैस का प्रॉब्लम लग रहा है, तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि लोग क्योंकि ये पेट के ऊपरी भाग और हृदय के निचली भाग में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिसको हम लोग एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, उस भाग में समस्या ज़्यादा होती है, तो लोग इसको गैस समझकर इग्नोर कर देते हैं जी। वो एक कभी कभी बहुत खतरनाक साबित होता है। तो अगर कोई भी सिम्टम्स है, अगर जो कि एक्सर्शन से, जो अगर चलने से या कोई भारी काम करने से, या कभी कभी आप स्टूल जाते हैं और उसमें अगर स्ट्रेन करते हैं, तब अगर सीना भारी हो जाता है या धड़कन बहुत तेज हो जाता है या सांस की तकलीफ होता है, तो जरूर एक चिकित्सक की सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। जब से कोरोना टाइम खत्म हुआ है, कोरोना के बाद से लगातार ऐसा लोगों के सवाल ऐसे आते हैं कि हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है, क्या ऐसा सच में हो रहा है? डाटा वाइज कुछ इंसिडेंट्स बढ़ा है, लेकिन बहुत नहीं बढ़ा है जी। कोविड के बाद हम लोगों ने देखा है कि थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन कोविड के होते थे, वो एक्यूट फेजेस में होते थे जी। एक्यूट फेज मतलब हुआ कि जब वो इन्फेक्शन हुआ था, उस समय कुछ थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन, थ्रोम्बोटिक मतलब हुआ कि खून जमने का कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हुआ था। वो हार्ट में भी था, जिसको हम लोग हार्ट अटैक से रिलेट कर सकते हैं। वो पल्मोनरी लंग्स के आर्टरी में भी था, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया था, उस समय रिलेटिवली बढ़ा था, और स्ट्रोक के भी चांसेस बढ़े थे। इवन पेरिफेरल जो पाँव में या हाथ के नसों में भी खून जमने के कारण उसका ब्लॉकेज हुआ था। ये एक्यूट इवेंट्स बढ़ा था। उस समय मॉर्टैलिटी भी बढ़ा था, क्योंकि कार्डियक पेशेंट्स हमेशा एक रिस्क फैक्टर होता है, कोई भी दूसरा चीज़ होता है तो वो डिकम्पनसेट हो जाता है। तो उस कारण को लेकर भी कोविड में हार्ट की वजह से मृत्यु ज़्यादा हुई थी, लेकिन क्रॉनिकली इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट अभी तक नहीं इतना पाया गया है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पेस मेकर कैसे मरीजों को लगाया जाता है? इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूँगा एक आम आदमी के भाषा में, कि आपके घर में
दो तरह का सिस्टम होता है। एक होता है कि पानी का पाइप होता है जो कि पानी के पाइप्स के द्वारा घरों में पानी का सप्लाई होता है, और इलेक्ट्रिसिटी एक होती है। तो वो दोनों एक अलग चीज़ है। वैसे ही हार्ट एक पंपिंग मशीन है, इसको धड़कने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जी। और इसका ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी के थ्रू होता है। तो ये दो अलग अलग पार्ट है हार्ट के। तो जो इलेक्ट्रिसिटी में जब प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से धड़कन कम हो जाती है, जब धड़कन कम होती है तब पेसमेकर की जरूरत होती है। अगर धड़कन कम होके, ये यूजुअली एजिंग के साथ ये होता है, फाइब्रोसिस होता है कंडक्शन सिस्टम का, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है या कैल्शियम के डिपॉजिट होते हैं, और धड़कन कम हो जाने की वजह से पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ सकती है। जी डॉक्टर साहब, बाईपास सर्जरी मरीज के लिए सलाह दी जाती है, तो ये क्या होता है, कैसे होता है? जब भी हार्ट के नली में ब्लॉकेज है तो उसको देखा जाता है। हम लोग पहले, अगर आप चलते हैं और आप में दिक्कत हो रही है, सीना भारी हो रहा है, ईसीजी में चेंजेस है, तो हम लोग एंजियोग्राफी पहले करते हैं। जी। एंजियोग्राफी एक जांच है जो कि ये देखता है कि हार्ट के नली में रुकावट है कि नहीं है। जी। अब ये ग्रेडिंग ऑफ ये होता है कि कितना रुकावट है। अगर एक या दो नली में रुकावट होती है, छोटी रुकावट होती है, तो हम लोग एंजियोप्लास्टी की सलाह देते हैं, जो कि हम लोग हाथ से ही, जिस तरह से एंजियोग्राफी होता है, हम लोग वहाँ पर बलून से फुला के वहाँ एक स्टेंट लगा दिया जाता है ताकि वो जो भी अवरोध पैदा हुआ है वो अवरोध दूर हो जाए। लेकिन अगर ये ब्लॉकेज बहुत सारे, 3 नली होती है, मेजर 3 नली होती है, किसी किसी में चौथी नली भी होती है, अगर प्रॉब्लम चारों नली में है जी। और स्पेसिफिकली अगर पेशेंट डायबिटिक है, तो फिर हम लोग सलाह देते हैं कि बाईपास ऑपरेशन के लिए जाया जाए। बाईपास एक तरह से, अगर आपके इस तरह से समझिए कि ट्रैफिक जा रहे हैं और रास्ता पूरा जाम है, तो एक लोग जो है उसको ओवरब्रिज बना के उसको बाईपास करते हैं। उसी तरह से हम लोग जो है कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, उसको हम लोग डिफरेंट आर्टरी एक लगा के और जो उस ब्लॉकेज को बाईपास कर दिया जाता है। तो वो तभी एडवाइस किया जाता है जब ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, तीनों चारों नली में ब्लॉकेज है और स्टेंटेबल नहीं है। स्टेंट उसका एक अच्छा इलाज नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टेंट लगता है तो उसके दोबारा ब्लॉकेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। बाईपास में रिलेटिवली ये रिस्क आर्टीरियल ग्राफ्ट का कम है, वेनस ग्राफ्ट का ऑलमोस्ट सेम है। तो बाईपास उस मरीज के लिए है जिसमें ब्लॉकेज की मात्रा ज़्यादा है। जैसे आज अभी की जनरेशन में लोग बैलेंस फूड नहीं खा पा रहे हैं, शायद इस वजह से हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है। तो अभी के टाइम में क्या ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए जिससे हार्ट अटैक का रिस्क कम हो पाए? हमारा जो क्लासिकली जो हम लोग अपने संस्कृति में जो भारतीय खान पान का एक सिस्टम रहा है वो बहुत ही अच्छा है। तो एक बैलेंस डाइट मतलब होता है कि प्रॉपर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूट्रिशन, मिनरल्स एंड विटामिन्स वो होना चाहिए, जो कि फलों और सब्जियों में बहुत अच्छे क्वांटिटी में पाया जाता है। आप नॉनवेज का अगर आप सेवन करते हैं तो वो फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए, और उसमें जो तेल की मात्रा होती है वो कम होना चाहिए। अगर वो बेक्ड है तो रिलेटिवली बेटर है, रैदर दैन कि वो उसको फ्राई किया गया है या फिर काफ़ी तेल यूज़ किया गया है, तो उसका सेवन कम होना चाहिए। इसके अलावा दूध में जो क्रीम होता है उसको हमेशा निकाल के लेना चाहिए, और बैलेंस्ड आप 100 to 200 ml दूध ले सकते हैं, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा अमाउंट में अगर लेंगे तो वो भी नुकसान करेगा। तो बैलेंस्ड फूड ये होता है कि सभी चीज़ का मात्रा होना चाहिए और किसी भी चीज़ का मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो जंक फूड है उसको एकदम अवॉइड करना है। आप महीने 2 महीने में कभी लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हफ्ते डेली, अगर आजकल बच्चों में जो प्रचलन है तो उसको एकदम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के 10-20 साल में ये और बढ़ेगा, क्योंकि यही बच्चे बड़े होंगे और उनमें ये इंसिडेंस और बढ़ेगा। तो उसको एकदम अवॉइड करना चाहिए। चीनी की मात्रा को एकदम कम करना चाहिए खाने में। नमक की मात्रा, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो नमक की मात्रा को भी कम करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी आप हार्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, तो वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं लोगों के लिए? हार्ट हॉस्पिटल मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर A.K. ठाकुर द्वारा स्थापित किया गया था, और बिहार का वन ऑफ द अर्लीस्ट सेंटर्स, कार्डियक सेंटर्स में पूरे बिहार में ही नहीं, ईस्टर्न इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स हैं। हमारे यहाँ हार्ट की समुचित इलाज की जो भी सुविधाएं होती है, जो कि एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर माना जाता है, वो सभी सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे एंजियोग्राफी करना, अगर एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हमारे यहाँ होती है। बाईपास सर्जरी हमारे यहाँ होती है, वाल्व रिप्लेसमेंट होती है, हम लोग पेसमेकर्स लगाते हैं,
जो हार्ट फेलियर हो जाता है, और एक CRTD और CRTP जो इसका लेटेस्ट ट्रीटमेंट मॉड्यूल है, या ICD लगाना, वो भी हम लोग लगाते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंटली वर्कशॉप अरेंज होता है, जिसमें कि EP स्टडीज़ और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की सुविधा होती है। जो दिल का धड़कन बहुत तेज होके जो प्रॉब्लम होता है, जिसको हम लोग पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, उसको भी एब्लेशन का, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हम लोग उसका करते हैं। इसके अलावा जो छेद होते हैं, तो उसका सर्जिकल और डिवाइस क्लोजर दोनों ही यहाँ किया जाता है। तो मोटा मोटी जो भी हार्ट की जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर अभी पूरे दुनिया में एक मानक है, ACC, HA और ESC गाइडलाइंस के तहत जो भी इलाज है, वो ऑलमोस्ट सभी इलाज यहाँ मौजूद है। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर आशीष झा हैं, जो कि हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, जिन्होंने हार्ट अटैक के क्या क्या रिस्क हैं, क्या लक्षण हैं, और कैसे हार्ट अटैक के रिस्क को कम किया जा सके, ये तमाम बातें इन्होंने बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड देखते रहें। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-होम्स पैनोरमा के संग। E-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।